हेलो। तो आज का हमारा क्लास जो है सो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग जल्दी से थोड़ा सा कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज के लिए, आज का क्लास। और ये टॉपिक जो है सो आप लोग 10th में भी पढ़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जाना पहचाना नाम सा है। कौन सा है? ओम्स लॉ। हेडिंग दीजिएगा ओम्स लॉ, ओम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जाना पहचाना है, पहले से आप लोग जानते हैं। ओम का नियम, ओम्स लॉ, हिंदी में ओम का नियम। चलिए अब ये ओम का नियम क्या चीज कहता है सो यहां समझते हैं कि आप यहां जब जान रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम इस पर थोड़ा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि एक टंकी है, एक छत पर रखा हुआ है और यहां से नीचे एक नल लगा हुआ है, ठीक है। इस नल से पानी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। एक दूसरा टंकी है जिसका हाइट इससे ज़्यादा है, इसका हाइट इससे ज़्यादा है और इससे नल लगा हुआ है ये इसी जगह पर, यहीं पर, ठीक है। यहाँ इस नल से पानी फ्लो हो रहा है। आप बता सकते हैं कि ज़्यादा पानी फ्लो मतलब ज़्यादा तेज़ी से पानी के फ्लो का जो रफ्तार होगा वो किस में ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है, सब लोग समझ सकते हैं कि इसका हाइट ज़्यादा है तो इसमें पानी का फ्लो क्या होगा? ज़्यादा होगा, फ्लो रेट उसका ज़्यादा रहेगा। इसमें पानी का फ्लो रेट क्या रहेगा? कम रहेगा। मतलब इस टंकी से अगर मान लीजिए कोई बर्तन में हमको पानी लेना है तो उस बर्तन में इसमें जितना पानी लेने में समय लगेगा, मतलब उस बर्तन को भरने में समय लगेगा, उससे कम समय लगेगा इसमें। कारण क्या है? इसमें कम क्यों समय क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें पानी का फ्लो रेट जो है सो ज़्यादा है, प्रवाह होने का दर जो है सो ज़्यादा है, और इसमें पानी का फ्लो रेट जो है सो, प्रवाह होने का दर जो है सो कम है। अब ऐसा क्यों हुआ? सामान्य सी बात है, हम लोग यहाँ पर ऊंचाई के आधार पर समझते हैं, जो कि ग्रेविटेशन के कारण होता है। तो हम लोग विशेष अब उस जगह नहीं जाएंगे, सीधे सीधे समझेंगे क्या चाहिए कि ऊंचाई इसका ज़्यादा है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसके कारण फ्लो रेट ज़्यादा होगा। इसका ऊंचाई कम है, प्रेशर कम होगा, फ्लो रेट कम होगा, ठीक है। लेकिन अब इसको हम लोग करंट में किस तरह से बदलें? तो एक हम पहले बतला चुके हैं कि जब हमको वोल्टेज समझ में नहीं आएगा तो उस कंडीशन में वोल्टेज को हम लोग मानेंगे क्या चीज़? हाइट। यानी कि अगर हाइट ज़्यादा है, ये हाइट और एक हाइट ये, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये हाइट कम है और ये हाइट ज़्यादा है, तो हाइट को हम लोग समझेंगे वोल्टेज। तो ये वोल्टेज कम है, इसका वोल्टेज क्या है? ज़्यादा है। स्पष्ट है? दूसरी बात कि अब पानी का फ्लो रेट, पानी जब जब हमको अगर चार्ज समझ में नहीं आए तो हम लोग उसको समझेंगे क्या चीज़? पानी, वाटर। अगर चार्ज समझ में नहीं आ रहा है, आवेश समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग समझेंगे किसको? पानी को। पानी के बारे में तो जान रहे हैं। चलिए, तो आवेश हो गया पानी। अब आवेश का प्रवाह, आवेश जब फ्लो करता है पर यूनिट टाइम तो वही बनता है करंट। तो वही पानी जब फ्लो करेगा, वही पानी जब फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम, तो ये बन जाएगा पानी का करंट, पानी का धारा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दिया जाए कि इसका हाइट ज़्यादा है तो इसमें फ्लो रेट ज़्यादा है, पानी का धारा ज़्यादा है, इसका हाइट कम है तो फ्लो रेट क्या है? कम है। पानी का धारा क्या है? कम है। तो यहाँ पर धारा ज़्यादा है, मतलब पानी का प्रवाह का दर ज़्यादा है। किसके कारण? हम लोग समझ रहे हैं किसके कारण? हाइट के कारण। यहाँ पर प्रवाह का दर कम है, किसके कारण? हाइट के कारण। तो अब पानी को हम लोग मान रहे हैं, ये किसको माने हैं? आवेश को। आवेश का फ्लो रेट यहाँ ज़्यादा है, यानी कि इसके पास करंट ज़्यादा है। किसके कारण? हाइट के कारण। तो किसके कारण? वोल्टेज के कारण। यहाँ पर फ्लो रेट कम है, यहाँ पर करंट कम है, किसके कारण? हाइट के कारण, वोल्टेज के कारण। अब ये बात स्पष्ट हो गया कि वोल्टेज ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा, और वोल्टेज कम तो करंट भी कम। यही जो है ओम्स लॉ है, ओम का नियम है। क्या चीज़? ओम का नियम क्या चीज़ कहता है? बस सेम चीज़ है, इसी बात को ओम बतलाए हैं। क्या चीज़? कि कोई भी
चालक से प्रवाहित हो रही धारा, कोई भी चालक से प्रवाहित हो रही धारा उसके सिरों के विभवांतर का समानुपाती होता है। कोई भी चालक से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो क्या होता है, उसके सिरों के विभवांतर का समानुपाती होता है। उसके जो बीच में, उसके दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि वोल्टेज है उसका समानुपाती होगा। वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा करंट घटेगा। अपोजिट भी कर सकते हैं, यही जो है सो ओम्स लॉ है। लेकिन एक शर्त है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय ताप और दाब क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। दोनों में अगर टंकी का एग्जाम्पल लिया जाए तो दोनों में जो है सो फ्लो रेट जो होगा सो समानुपाती होगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि पाइप जो है सो जाम नहीं होना चाहिए, दोनों पाइप का साइज जो है सो सेम होना चाहिए, यानी कि सेम मोटाई का होना चाहिए। सब कुछ जब ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए तभी जाकर के ऐसा होगा, हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर ये फ्लो रेट बढ़ेगा। अगर मान लीजिए हाइट बढ़ा दिए और पानी जाम है, पाइप जो है सो जाम है, क्या फ्लो रेट बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ पाएगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पर जो है सो उसी तरह से ये टेम्परेचर और प्रेशर, वायुमंडलीय ताप और दाब जो है सो नियत रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वही ओम्स लॉ है। तो चलिए हम ओम्स लॉ लिखते हैं। चलिए लिखिएगा नियत ताप एवं दाब पर, नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक से, नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक से प्रवाहित हो रही धारा, किसी चालक से प्रवाहित हो रही धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। अर्थात क्या चीज, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको अपोजिट भी लिया जाता है लेकिन कुछ कंडीशन में ये मान्य नहीं होता, इसलिए हम एक ही लिखेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पर अगर समानुपाती हटाते हैं, आप जानते हैं कांस्टेंट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट जो है सो R है, तो V इक्वल टू RI, वेयर क्या है, R इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ। ये जो हुआ सो R इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी ये क्या है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको कहा जाता है रेसिस्टेंस, इसको कहा जाता है रेसिस्टेंस। ये जो है इसका नाम लिख देते हैं ब्रैकेट में, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। लिखिएगा जहाँ R इक्वल टू समानुपाती नियतांक, ब्रैकेट में लिखिएगा चालक का प्रतिरोध। अब ये है क्या, करता क्या है, ये चालक का जो प्रतिरोध है ये करता क्या है, इसका काम होता है धारा का विरोध करना। इसका ये जो रेसिस्टेंस हुआ इसका काम होता है धारा का विरोध करना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नोट में, चाहे स्टार देकर के लिख दीजिएगा, रेसिस्टेंस। ये क्या है, रेसिस्टेंस है क्या, रेसिस्टेंस जो हुआ सो चालक का एक गुण हुआ, चालक का एक गुण हुआ। आया कहाँ से, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ध्यान देना है। लेकिन ये है क्या चीज, ये जो हुआ सो चालक का, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो क्या करता है, उससे प्रवाहित हो रही धारा का वो विरोध करता है। तो लिख देते हैं रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी लिखिए प्रतिरोध चालक का एक गुण होता है जो कि चालक से प्रवाहित हो रही धारा का विरोध करता है। अब ये किस किस बात पर निर्भर करता है, इस पर जाते हैं कि चालक का गुण तो है
तो गुण तो बदलने वाला चीज़ है, कभी कभी आदमी का नहीं बदलता है, बाकी सबका बदल जाता है, आदमी का जो होता है वो स्थिर रहता है। तो बाकी ये सब का गुण जो होता है सो कभी कभी बदलता है, कभी कभी स्थिति में, तो स्थिति के अनुसार। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कभी कभी बदलता है, किस कंडीशन पर बदलता है सो यहाँ बतला रहे हैं। ये डिपेंड करता है किस पर सो बतला रहे हैं। ये रेसिस्टेंस यहाँ लिख रहे हैं, डिपेंड्स ऑन, किस पर लिखेगा, प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर। पहला बात, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर यानी कि चालक के लंबाई और मोटाई पर। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर लिखेगा, चालक के विमा का अर्थ क्या होता है, उसका लंबाई और मोटाई, उस पर क्या निर्भर करता है हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये दोनों बात पर निर्भर करता है, यानी कि लंबाई और मोटाई बदलेगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बदलेगा। ठीक है। दूसरा निर्भर करता है, रेसिस्टेंस निर्भर करता है किस पर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, चालक के ताप पर। तीसरा एक और बात पर, तापमान चेंज होगा प्रतिरोध चेंज होगा। तीसरा, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का मटेरियल कैसा है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, चालक के पदार्थ पर। ठीक है। तो मुख्य रूप से ये तीन बात पर, टेम्परेचर प्रेशर पर भी निर्भर करता है लेकिन वो विशेष फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मेन रूप से यही तीन किस पर, चालक के विमा पर, चालक के तापमान पर, और मटेरियल ऑफ कंडक्टर चालक के पदार्थ पर। ठीक है। ये तीन बात पर जो है सो प्रतिरोध निर्भर करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या चीज़ कि इसका जो है सो वेरिफिकेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में नहीं पूछता है, 12 में नहीं पूछा जाता है, ये 9th में 10th में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जो है तो थोड़ा सा वेरिफिकेशन को समझ लीजिए कि वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ जो है सो ये है क्या चीज़, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बस थोड़ा समझा रहे हैं हम वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। यहां देखिए, ये जो है एक कंडक्टर है, ये जो हो गया सो इसका हो गया लोड, चले ये हो गया लोड यानी कि कोई भी कंडक्टर जो भी करंट को, या कोई भी कंडक्टर या कोई भी डिवाइस जो भी हो, वो जो करंट को क्या करता है, खपत करता है। चले अब नीचे इसको हम अटैच कर देते हैं एक सेल से, चलिए 2 सेल लगा देते हैं, लगा दिए, और यहाँ पर एक दे देते हैं, पहले एमीटर हम डाल देते हैं, एमीटर, ये एमीटर ए क्या है, एमीटर जो हुआ सो एक डिवाइस होता है जो कि करंट को मापता है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसको बुलाता है रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। ये जो हुआ सो रियोस्टेट, इसको बुलाता है धारा नियंत्रक। बस इसको हम समझाएंगे, ये हो गया रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। इसका काम, हाँ, एमीटर काम क्या है, करंट को मेजर करना। ये क्या करता है, करंट को मेजर करता है। ये हो गया बैटरी, और यहाँ पर हम अटैच करते हैं वोल्ट मीटर। ये हो गया क्या चीज़, वोल्ट मीटर। स्पष्ट है, ये वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर, रियोस्टेट, वोल्टेज, और ये लोड। अब ये यहाँ
की भी लगा दीजिए, की यानी कि स्विच, तो इसको स्विच को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ये हो गया स्विच, चाहे की आप इसको लिख सकते हैं, कुंजी, स्विच। चले, अब इससे हुआ क्या, और ये हो गया लोड रेसिस्टेंस और ये हो गया आर रेसिस्टेंस। हालांकि आर के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में और भी हम विस्तार से समझाएंगे, फिलहाल बस इतना ही अभी काम करते हैं वेरिफिकेशन में। अब यहाँ पर जो है इस आर के वैल्यू को अगर फिक्स कर दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ पर आर इक्वल टू हम फिक्स कर दिए कितना, 5 ओम। क्या ओम का नियम क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V इक्वल टू आर आई। कहने का मतलब कि V और I का जो रेशियो है सो हमेशा किसके बराबर रहना चाहिए, R के बराबर। I बढ़ेगा, V बढ़ेगा, V बढ़ेगा, I बढ़ेगा, और ये दोनों का रेशियो एक फिक्स वैल्यू मिलेगा जो कि R के बराबर होगा। ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में R हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमको मिलना चाहिए क्या चाहिए, V और I का जो रेशियो है सो हमेशा एक फिक्स वैल्यू मिलना चाहिए। अब इसके लिए कुछ डिवाइस होता है, ये जो अरेंजमेंट है ये एक डिवाइस के अकॉर्डिंग है, इसमें सब मशीन सब होता है, ये वोल्ट मीटर हुआ, एमीटर हुआ, उसमें क्या किया जाता है, ये सब व्यवस्था करने के बाद। और हाँ, रियोस्टेट, इसका काम होता है करंट को बदलना, करंट को बढ़ाना या घटाना। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा करंट बढ़ेगा और नीचे जाएगा तो करंट घटेगा, तो इसका काम होता है करंट को बढ़ाना घटाना। अब इसका ये लेबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब ये कैसे होता है, इसमें जैसे कि ये सब कर दिए, अब इस पर एक टेबल तैयार किया जाता है, यहाँ ध्यान देना है, एक टेबल तैयार किया जाता है। उस टेबल में ये हो गया सीरियल नंबर, मतलब कितना बार आप एक्सपेरिमेंट किए, ये हो गया वोल्टेज का रीडिंग और ये हो गया करंट का रीडिंग। ठीक है, अब रीडिंग तो हम कैसे लेंगे, रीडिंग हमारे पास तो डिवाइस यहाँ पर है नहीं, तो रीडिंग हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो हम बतला रहे हैं कि आखिर कैसे कैसे इसका मान मिलता है। यहाँ पर R इक्वल टू हम फिक्स कर दिए कितना, 5 ओम। ठीक है, ये हमको पता है, हम फिक्स किए नहीं हैं। R कितना है नहीं पता। अब क्या किए कि यहाँ पर जो है सो रियोस्टेट, ये होता है नहीं, घसकने वाला होता है, मतलब ये पॉइंट को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। जब ये नीचे रहेगा तो इस स्थिति में करंट का मान कम रहेगा। तो मान लेते हैं जो I इक्वल टू हो गया, हमको मिल रहा है कितना एम्पियर, एमीटर पर कितना दिखा रहा है, 2 एम्पियर। तो वोल्ट मीटर पर जो दिखाएगा, यहाँ पर दिखा देगा वोल्ट मीटर पर कितना, 10 वोल्ट। यहाँ पर कितना रीडिंग दिखाएगा, 10 वोल्ट। अब जो है सो फिर इसको थोड़ा सा ऊपर किया गया, तो हाँ, तो 10/2 V बाई आई, ये रीडिंग में आता है। आपको रीडिंग लेना पड़ेगा वोल्टेज, करंट का और वोल्टेज का। तो जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर रीडिंग आ रहा है 2 एम्पियर, तो यहाँ पर कितना दिखाएगा, 10 वोल्ट। तो 10/2 यानी कि कितना, 5 ओम हो गया। फिर जो है सो अगर ये हो गया 3 एम्पियर, ये जो है सो एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। ये हो सकता है कि 5 से थोड़ा सा नीचे रह जाए, किसी के 5 से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन ये आसपास ही गुजरेगा, मतलब 4.5 से लेकर के 5.5 के बीच में ही रहेगा, थोड़ा सा ही चेंज हो सकता है। अगर मान लेते हैं अगला आ रहा है 3 एम्पियर, उसको थोड़ा सा ऊपर खसका है, 3 एम्पियर एमीटर पर दिखा रहा है, तो वोल्ट मीटर पर कितना दिखाना चाहिए, 15 वोल्ट। ये दूसरा रेटिंग लिए, फिर से वही वैल्यू 15/3 यानी कि कितना, 5 ओम। उसी तरह से यहाँ पर मान लेते हैं 4 एम्पियर आ गया, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। ये हम ऐसे ही एक वैल्यू लिख रहे हैं, हालांकि लेबोरेटरी में किया आता है ये सारा काम। तो ये जो हुआ 20/4 यानी कि 20/4 यानी कितना, 5 ओम। ठीक है, तो ये जो हुआ सो इस तरह से इसका वेरिफिकेशन किया जाता है। अब इसके बाद, इतना करने के बाद फिर क्या किया जाता है, इतना करने के बाद, ये सब इसको समझ गए, इतना करने के बाद फिर क्या किया जाता है, एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद हम इसको मिटा रहे हैं। तो चलिए अब हम जो है सो इसका ग्राफ खींचते हैं। यहाँ ग्राफ देखिएगा, ये हो गया इसका ग्राफ। यहाँ पर O 0 ले लेते हैं, और ऊपर जो है सो करंट जा रहा है, ये वैल्यू एम्पियर में है, और ये हो गया वोल्टेज, इधर की ओर वोल्ट ही रहेगा।
जनरली एक्स एक्सिस पर वोल्ट लिया जाता है और वाई एक्सिस पर करंट लिया जाता है, कोई कंपलसरी नहीं है, आप इधर भी ले सकते हैं, लेकिन सामान्यतः यही लिया जाता है। चलिए, तो इधर 0 करंट 1 2 3 2 1 2 3 4 एम्पियर, वोल्टेज यहाँ 0 5 वोल्ट 10 15 20। चलिए, तो अब जहाँ पर जब था 2 एम्पियर, तो उस समय में जो है सो वोल्टेज कितना था, 10 वोल्ट था। जिस समय में 2 एम्पियर था उस समय वोल्टेज था 10 वोल्ट। जिस समय में 3 एम्पियर था उस समय में था 15 वोल्ट। जिस समय में था 4 एम्पियर उस समय में था 20 वोल्ट। ठीक है, तो अब इस पर जब खींचा जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। जब स्ट्रेट लाइन मिल गया, कहने का मतलब कि V/I का जो रेशियो है, अगर एक R कांस्टेंट मिल जाए तो इस स्थिति में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, और यही जो हुआ सो ओम्स के नियम का सत्यापन हो गया। इसको आप दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, नियामक ज्यामिति के अनुसार आप जानते हैं कि y इक्वल टू सरल रेखा का समीकरण होता है, हमको लाना क्या है, सरल रेखा लाना है। तो y इक्वल टू होता है mx प्लस c, तो c तो शिफ्ट होता है, इसको छोड़ दीजिए, तो c इक्वल टू 0 हम कर देते हैं, तो y इक्वल टू हो गया mx, x y और m हो गया स्लोप, जिसका वैल्यू होता है क्या चीज़, tan थीटा। यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो v इक्वल टू r हो गया कांस्टेंट, जो कि ये हो गया x हो गया i और ये हो गया v। तो ये इसका इक्वेशन सरल रेखा बन रहा है, तो पहले से हम लोग जान रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। वैसे स्ट्रेट लाइन बन गया, ओम के नियम का सत्यापन हो गया कि ये जो होता है समानुपाती होता है। जिस तरह से करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, जिस तरह से वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। यही जो है सो ओम के नियम का वेरिफिकेशन है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से भी देख सकते हैं, सामान्यता भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, विद्युतीय प्रतिरोध, जो कि ओम के नियम से निकला हुआ है। ओम के नियम में हम लोग क्या चीज़ पढ़े हैं, V इक्वल टू RI, जिसमें R क्या है, प्रतिरोध, विद्युतीय प्रतिरोध, जिसको इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस से सीधे रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से ही मिल जाएगा R इक्वल टू V/I। R क्या हुआ, प्रतिरोध हुआ। तो प्रतिरोध का परिभाषा यहीं से हम लोगों को बन जाएगा क्या चीज़, कि कोई भी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उससे प्रवाहित हो रही धारा के अनुपात को विद्युतीय प्रतिरोध कहते हैं। वही बात वहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको आप लोग हिंदी में लिखिएगा। देखिए, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उससे प्रवाहित हो रही धारा के अनुपात को विद्युतीय प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। चलिए अब इसका SI मात्रक की बात करते हैं। तो SI यूनिट, SI मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए V का वोल्ट और इसका एम्पियर, तो हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। चूँकि ये ओम का दिया हुआ, इसलिए इसका दूसरा नाम मात्रक होता है ओम। ठीक है, डायमेंशन, अगर बीमा की बात किया जाए तो डायमेंशन इसका यहाँ देखिए वोल्ट का होता है, वोल्ट का चलिए पूरा तोड़ ही देते हैं, W/Q, V का, और I तो I ही है, रहने देते हैं। इसका डायमेंशन W, mL2T-2, ये हो गया किसका, W का, और Q का होता है IT, तो IT, और इसका I तो I। चले, तो अगर सबको एक साथ मिलाया जाए तो हो जाएगा M, और L2T, देखिए -2, और ये -1 ऊपर जाएगा, यानी कि T-3, और I 2I है, ऊपर जाएगा तो I-2। ये हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है, तो अब जो है सो इसी से कुछ और रिलेटेड टॉपिक है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले क्लास से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।